मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मेरा नेहरू सेंटर से काफ़ी लंबा और पुराना रिश्ता है। दरअसल हर भारतीय मूल का व्यक्ति जो ब्रिटेन में रहता है, नेहरू सेंटर उसके लिए एक कल्चरल घर की तरह है, क्योंकि यहाँ भारत की संस्कृति और साहित्य से जुड़े बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसका हम हिस्सा बन पाते हैं। आज मेरी ही कहानी मौत एक मध्यांतर का सोलो प्ले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की गीता गुहा करने के लिए आई हैं। ये एक बहुत ख़ास मौका मेरे लिए इसलिए भी है कि आज हम मेरे उस अवार्ड को एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हाल ही में इंग्लैंड की महारानी ने मुझे हिंदी साहित्य की सेवा के लिए और सामाजिक सौहार्द यानी कि कम्युनिटी कोहिजन के लिए MBE का खिताब हाल ही में दिया। तो आज उस खिताब को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहानी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और नाटक को भी। मौत एक मध्यांतर आपको कैसा लगेगा, ये आप सबके रिएक्शन से हमें पता चलेगा। लेकिन ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि पहली बार इस तरह से एक ब्रिटिश हिंदी कहानी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत जुड़ के एक नाटक कर रहे हैं। तो जो सम्मान नाटक और आज की शाम आप सबको समर्पित है। और एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे कि कथा UK जो हमारी संस्था है, वो पिछले 20 साल से यहाँ इंदु शर्मा कथा सम्मान के नाम से एक सम्मान विश्व के सबसे अच्छे कहानीकार कथाकार को देती है। जो सम्मान का आयोजन ब्रिटेन की संसद में यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया जाता है, और ये एक तरह से ब्रिटेन के हिंदी साहित्य की पहचान भी बन गया है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कथा UK और एशियन कम्युनिटी आर्ट्स के माध्यम से यहाँ और वहाँ यानी कि भारत और यहाँ के बीच एक पुल बनाए। मेरे एक कविता संग्रह का शीर्षक है बिल्डिंग ब्रिजेस, यानी कि मैं यहाँ का कवि हूँ और मैं कहता हूँ ये घर तुम्हारा है, इसको न कहो बेगाना। ये घर तुम्हारा है, इसको न कहो बेगाना। मुझे तुम्हारा, तुम्हें अब मेरा सहारा है। यहाँ जो आ गया एक बार, बस हमारा है। मेरा नाम निखिल कौशिक है और मैं नेहरू सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं नॉर्मली वेल्स में रहता हूँ, नॉर्थ वेल्स में, लेकिन आज मैं यहाँ नेहरू सेंटर में हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ हम एक हिंदी का उत्सव मना रहे हैं। पिछले दिनों ब्रिटेन के राजघराने ने ब्रिटेन के हिंदी साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा को सम्मानित किया है मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर MBE के उपाधि से। हम तेजेंद्र शर्मा की एक कहानी मौत एक मध्यांतर का मंचन भी देखेंगे। गीता गुहा आज हमें दिखाएंगी कि मौत दरअसल एक मध्यांतर ही है और मध्यांतर के बाद क्या होता है ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। तेजेंद्र शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो भारत में भी जाने जाते हैं और दुनिया भर में जाने जाते हैं ब्रिटेन के एक हिंदी साहित्यकार के रूप में। तो आज उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मैं अपने आप को खुद सम्मानित महसूस करता हूँ। आशा है इस कार्यक्रम में जो भी कुछ होगा वो आप आनंद उसका उठाएंगे। What is cancer? What is the role of pain in cancer? हिंदुजा अस्पताल के स्पेशल रूम का बिस्तर खाली हो गया है। पिछले 15 दिनों तक उस बिस्तर में मेरा अपना हर्षित लेटा करता था। इन 15 दिनों में उसके हर एक पल के साथी मैं, केवल मैं थी। इन 15 दिनों में मैं उसके और मेरे रिश्ते के नए अर्थ खोजे,
समझिए, जी। आप में से कोई मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे? बंधी हुई हो ना, आप करेंगे क्या? एक बार आएंगे इधर। ये देखिए 10 चिट्ठियां हैं, वो आखिरी वाला, वो 10 नंबर उधर से आप मुझे देंगे। ये आप उधर से आखिरी है। नहीं, जाइए ना, इसमें बैठिए ना, इस चेयर में। आपका साथ अच्छा रहेगा। बैठिए बैठिए, जाने में कर दे। हाँ जी बैठिए, अच्छा लगेगा आपके साथ। मैं, तुम शायद हैरान हो रहे हो कि पिछले कुछ दिन मैं तुम्हारा फोन कॉल तक नहीं उठाया। तुम 3 सप्ताह के लिए शहर से बाहर क्या गई, तुम्हारे पीछे इतना कुछ घटित हो गया। डॉक्टर शाह ने हमें 3 सप्ताह दिए थे। 19 दिन बाद हरजीत हमें छोड़कर चला गया। पहली बार मेरी सास ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके लिए मैं जीवन भर उनके ऋणी रहूंगी। वैसे हमारे घर में निर्णय हमेशा मेरी सास ही लेती रही। अमीर घर की गरीब बहू होने का कुछ तो फायदा है ना। मुझे कभी कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता है। मुझे निर्णय एकदम किया कराया मिल जाता है। मुझे खाली उसका पालन करना होता है। जानती हो, अगले महीने की 16 तारीख को हमारी शादी के 17 साल पूरे होने वाले थे। हर साल के एवज में एक दिन वाहेगुरु ने मुझे बख्श दी। माँ बचपन में कहानी सुनाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सकारात्मकता का उपदेश दे रहे हैं। जानती हूँ ना, मेरी माँ हिंदू थी, पिताजी सिख थे। तो एक जानवर का लाश पड़ी हुई है, उसमें से बदबू आ रही है। अर्जुन ने नाक पे हाथ रखते हुए बदबू की शिकायत की। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखो अर्जुन, उस जानवर के दांत कितने साफ और मजबूत हैं। मेरी स्थिति भी जैसी। 7 दिनों की केमोथेरेपी में हरजीत के केशों को लील लिया गया। सिर, दाढ़ी, शरीर के सभी बाल जैसे अचानक गायब हो गए। यहां तक कि भौवें और पलकें भी उन्हें छोड़कर चली गई। मैं उनकी आवाज से उसे पहचान पाई। अब तो उस आवाज में भी दर्द सुनाई देने लगा। कितना मुश्किल होता है उसे प्यार कर पाना जिसे आप पहचान न सको। यही होता है कैंसर। जब पता चलता है तब कैंसर को जो करना है कर लो। हमें जब हरजीत के बारे में पता चला तब 4थी स्टेज पर था कैंसर। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वकील ने एकदम से केमोथेरेपी की बात कर दी। सर्जरी तो हो ही नहीं सकती थी। जानते हो, जब से ये गूगल सर्च की बीमारी लगी हुई है, हर दवा, हर बीमारी के बारे में गूगल में सर्च करते रहते हैं। गूगल पर तो एक अंधविश्वास सा होने लगा है। वैसे हमारे सबके अपने अपने भगवान अपने अंधविश्वास पर ही रचे हुए है ना। कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिन में गूगल हमारे सबसे शक्तिशाली भगवान ना बन जाए। गूगल की पूजा, गूगल की आरती, गूगल के ध्यान, क्यों नहीं, जिसमें गीता, कुरान, बाइबल जैसे तीनों किताबें मौजूद हो। एक क्लिक की दूरी पर एक व्याख्या रेडी।
ऐसे जादुई गूगल को भगवान बनने से कौन रोक सकता है? मॉडर्न मेडिसिन क्या होता है? आप लोग जानते होंगे ना, मॉडर्न मेडिसिन ये पेन किलर जो दिया जाता है, मॉर्फिन, उसको तो मॉडर्न मेडिसिन नहीं कहेंगे ना। तो मॉडर्न मेडिसिन क्या है? मॉडर्न मेडिसिन के पास क्या कोई जवाब है कैंसर के लिए? केमोथेरेपी की दवाइयों के नाम सुनकर ही लगता है जैसे किसी पाप की सजा ली जा रही है। जिम से दवाई, एब्रेक्शन जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट इतने अधिक है कि हर जित की पोर पोर में दर्द होने लगता है। ये दवाइयां जितने कैंसर सेलों को नष्ट करती है उतना ही अधिक नॉर्मल सेल को भी नुकसान करती है। जाहिर सी बात है, मेरी सास परेशान थी, दुखी थी, कष्ट में थी, मगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ कैसा हो रहा है। उनका बेटा कैंसर से मरे जा रहा है, ये उनको खाया जा रहा था, मगर मानना पड़ेगा कि अंदर से बहुत मजबूत थी। मेरे दोनों बच्चों की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। सब कुछ, सुबह उनको स्कूल भेजना, यूनिफॉर्म पहनाना, नाश्ता खिलाना, सब करती थी। मुझे तो होश ही नहीं था। मैं तो यही नहीं समझ पा रही थी कि हरजीत को केमोथेरेपी की दवाई से अधिक कष्ट पा रहे हैं या कैंसर से। मैंने आज तक जितने लोगों को ग्लूकोज चढ़ाते हुए देखा, पाया कि इससे उसको आराम मिलती है, मगर हरजीत के खूनों में जो दवाइयां मिलाई जा रही थी वो तो जहर थी। उसके नाखूनों का रंग काला सा था। हमारे पड़ोस वाली जो फ्लैट है उसमें
पेंट का काम शुरू हुआ था। केमोथेरेपी के कुछ ऐसे असर थे कि हरजीत को पेंट के गंध से उल्टी आती थी। तो मैंने कहा क्यों ना हम अस्पताल में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ दिन की तो बात है, पेंट का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। मगर वो भला क्यों जाना चाहेगा? उसे अपने कमरे, अपने बिस्तर, मुझसे, बच्चों से इतना प्यार था, मना कर दिया। रिश्तेदारों की आंखों में मौत देख देख कर परेशान हो गया था। कहा था, पुनीत, पुनीत सुनो, पुनीत, मुझे अस्पताल में नहीं मरना है, मुझे वहां ना ले जाओ। कैंसर पेशेंट के घर के लोग क्या करें, कैसे संभालेंगे? क्या कैंसर पेशेंट के घर के लोग भी बीमार होते हैं? क्या उनकी भी काउंसलिंग की जरूरत है? क्या उनके घर के लोग भी वैसे कैंसर पेशेंट है? शायद इसीलिए एक दिन समझाने बैठ गया था। पुनीत, मौत कुछ भी नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सोचो कि मैं दूसरे कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ हुआ थोड़ी ना है, जैसे पहले सब कुछ था वैसे ही है। तुम, विकी, माँ, किरण सब एक साथ इधर आओगे और मैं कौन सा अलग होने जा रहा हूं? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पुनीत, हमारी जिंदगी के 17 साल हमारे दिलों में जीवित रहे। एक एक पल, उन पलों को मौत नहीं बिगड़ सकता। हमारा रिश्ता तो कोई बदल ही नहीं सकता। तुम हमेशा मेरी पत्नी कहलाओगी और मैं तुम्हारा अपना हरजीत। तुम मुझे उसी नाम से बुलाना जैसे पहले बुलाते थे। ये एहसास कायम रखना, मैं तुम्हारी जीत हूं। कैंसर भी हार जाएगा। मेरे मरने के बाद रोना मत, चेहरे पे शिकन, आंखों में आंसू मत लाना। मुझे याद करके वैसे ही हंसते रहना जैसे मेरी चुटकुले पर हंसती थी। और मेरे नाम के आगे कभी था मत लगाना। मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और मेरे आत्मा की शांति के लिए ना प्रार्थना मत करना। मेरी आत्मा तो तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम्हारी खुशी में खुश, तुम्हारे दुखों में गमगीन। मौत एक हादसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है पुन्ना। मौत जिंदगी के मायने को नहीं बदल सकता। हमारा तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं कि आंख उछल तो पहाड़ उछल। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। मौत जिंदगी का अंत नहीं है, ये केवल एक मध्यांतर। पुनीत, तुम मेरे मरने के बाद ना जीना मत बंद कर देना। मुझे जिंदा रखना चाहते हो ना, तो जिंदगी से प्यार करते रहना। तुम विकी और किरण में मुझे देखना और बीजी को खुश रखने के लिए मुझे जिंदा रखना। हाँ, एक बात चुपती है।
कितनी छोटी उम्र में तुम विधवा हो जाओगी। दूसरी शादी कर लेना यार। अजीत एक अच्छा इंसान है। अगर दूसरी शादी के बारे में सोचोगे तो अजीत उसके होठों पर हथेली रखकर आगे कुछ बोलने के लिए मैंने मना कर दिया। इन दिनों एक पल भी मैं हरजीत से जुदा नहीं। मेरा दिन हरजीत था। मैं तभी सोती थी जब हरजीत सोता था। लग रहा था जैसे मेरे चेहरे पर उसके आंखें लगी हुई है। उनका अपना कोई वजूद कोई ना। इसकी मुश्किल अवश्य थी। और रो नहीं पाता। बीमार होने से पहले उसकी तकिया कलम तो तुम्हें पता है ना, कैसे आंखें मटका मटका कर खिलमी कायदे से बोलता था, मर्द कभी नहीं रोया करते। आंखों में पानी जम जाता था, पर शिकायत नहीं करता था। तब तक बातें करता था जब तक आवाज फुसफुसाहट में बदल ना जाए। देखो इतनी चिट्ठियां बनती हैं। कितनी बार सजग में पढ़ के सुनाऊंगी। खत्म नहीं कर पाई। ये देखो, मैं बहुत दिनों से लिख रही हूं। ये बात लिखूं या ना लिखूं समझ नहीं पा रही थी। कब से सोच रही हूं कि तुम्हें लिखूं, मन की बोझ हल्का हो जाएगा। मृत्यु, मौत बहुत नजदीक से देख पा रही हूं। डियर, तुम कैसी हो? मैं कैसी हूं चिट्ठी के अंत में बताऊंगी, पर मेरे चिट्ठी का जवाब जरूर देना। मुझे पता है आज ये चिट्ठी मैं पूरा कर दूंगी। मैं हारूंगी नहीं, सब कुछ लिख दूंगी। मैं ठीक नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं होना चाहती। मैं लिख रही हूं, आज मैं लिख दूंगी। तुम जवाब मत देना, सिर्फ पढ़ना। मैं और एक बात साझा करूंगी। जब हरजीत ने अजीत की बात कहा था तो मेरे दिल में उमंग सी जगी थी। दिल में एक सवाल आ रहा था कि क्या हरजीत के बाद मेरे जीवन में फर्ज रह जाएगा? क्या मैं अपने लिए एक पल भी नहीं जी पाऊंगी? 37 साल की उम्र में विधवा हो जाऊंगी। शादीशुदा जिंदगी की 17 साल बस फिर निपट अकेली। क्या मुझे अपने भीतर की औरत को मार देना होगा? क्या मुझे अपने बारे में कुछ भी सोचना गुनाह हो जाएगा? हरजीत भी कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था मुझसे चाहता क्या है। एक तरफ चाहता था कि मैं बच्चों को बड़ा करूं, बीजी की देखभाल करूं, दूसरी तरफ एक अपराध बोध उसे सालता था, कहता था कि मैं दूसरी शादी करूं। मैं कितना मुश्किल होता होगा ना, रोज रोज मरना। हरजीत जानता था कि उसकी आंखों में मौत घूर रही है। उसके शरीर में इतना दर्द था कि गर्दन घुमा के मौत से आंखें नहीं फिरा सकता था। अब तो मॉर्फिन लेने के लिए भी स्वीकार कर लिया। मैं जब मॉर्फिन देती थी तो उसका शरीर नीम बेहोश सा हो जाता था। जब पहली बार उसने मॉर्फिन लेने की बात कह दिया तो उसके आवाज का दर्द मेरे दिल के भीतर गहराई तक उतरता चला गया। तुम शायद मेरे बातों की ताकत में नहीं बिठा पा रही। अच्छा, जिंदगी में कोई भी लाइन क्या सीधी चलती है?
क्या हम तय कर सकते हैं जिंदगी किस राह पर चले? हर डगर टेढ़ी। हम जाना एक राह पर चाहते हैं, जिंदगी कान पकड़कर दूसरी राह पर डाल देते हैं। मैं कहना कुछ चाहती हूँ लेकिन कुछ और देती हूँ। मैं भी तो उभर नहीं पाई हूँ जिंदगी के इस हादसे से।